घर बनाने का सपना सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह बनाने का सपना है जहां परिवार की ऊर्जा, सुकून और मानसिक शांति बसती है। सही बात है। आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है एक बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन जिसका शीर्षक है घर की वास्तु योजना। और ये सिर्फ पुरानी मान्यताओं की बात नहीं करती। नहीं, इसका मकसद वास्तु को किसी अंधविश्वास या कह सकते हैं कि कठोर नियमों की सूची की तरह देखना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि इसे वास्तुकला और ऊर्जा का विज्ञान मानकर समझना है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्राचीन सिद्धांतों के पीछे का तर्क और व्यावहारिक लाभ क्या है। अच्छा। और इसकी नींव टिकी है पंच तत्वों पर: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और दिशाओं के संतुलन पर। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जब कोई घर बनाने की सोचता है तो सबसे पहला कदम होता है जमीन चुनना। हाँ, प्लॉट सिलेक्शन। हमारे सूत्रों के हिसाब से चौकोर मतलब स्क्वायर या आयताकार यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स को सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक मान्यता है? नहीं, इसका एक बहुत मजबूत व्यावहारिक कारण है। वास्तु के नजरिए से देखें तो ये आकार स्थिरता को दर्शाते हैं। स्थिरता? हाँ, और अब इसे प्रैक्टिकल लेवल पर सोचें। एक चौकोर प्लॉट पर घर का नक्शा बनाना कितना आसान होता है। सही बात है। हर कमरा सही आकार का बनता है, जगह की बर्बादी कम से कम होती है और फर्नीचर रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब कोई अजीब सा कोना नहीं निकलता जो इस्तेमाल में भी ना आए और देखने में भी अजीब लगे। ठीक वही। इसके उलट अगर प्लॉट त्रिकोणीय हैं या किसी और अनियमित आकार का है तो प्लानिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, वो तो है। अजीब आकार के कमरे बनते हैं, कहीं जगह तंग हो जाती है, कहीं बर्बाद होती है। और स्रोत बताते हैं कि ऐसी जगह अवचेतन रूप से एक तरह का मानसिक तनाव पैदा कर सकती हैं। एक मिनट, मतलब मेरे लिविंग रूम का वो अजीब सा कोना मुझे सच में तनाव दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मैंने तो इसे बस एक डिजाइन की समस्या समझा था। ये तो दिलचस्प है। छोटी छोटी बातें रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। लेकिन एक सवाल है, आज के शहरों में, खासकर मुंबई या दिल्ली जैसे महानगरों में, लोगों को जैसा भी प्लॉट मिलता है लेना पड़ता है। उनके पास चुनने का विकल्प ही नहीं होता। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर वास्तु की असली समझ काम आती है। कैसे? देखिए, वास्तु का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। अच्छा। अगर प्लॉट का आकार आदर्श नहीं है तो भी इंटीरियर डिजाइन और कुछ बदलावों के जरिए उसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। मकसद ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है। ठीक है, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। प्लॉट से जुड़ी एक और बात जो सूत्रों में है वो है ढलान यानी स्लोप। कहा गया है कि उत्तर पूर्व की ओर ढलान समृद्धि लाता है। अब ये बात थोड़ी अंधविश्वास जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में शायद लगे, लेकिन इसके पीछे 100% विज्ञान है। विज्ञान? जी हाँ, एक सही ढलान किसी भी अच्छी सिविल इंजीनियरिंग का आधार है और वो है पानी की निकासी, वाटर ड्रेनेज। ओह अच्छा। भारत में मॉनसून में कितनी बारिश होती है, अगर घर का ढलान सही नहीं है तो पानी घर के आसपास जमा हो जाएगा। इससे न सिर्फ नींव कमजोर होती है बल्कि नमी, सीलन और बीमारियां भी आती हैं। और खास तौर पर उत्तर पूर्व ही क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व की दिशा सुबह की सूरज की किरणों को भी आकर्षित करती है, जो प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक होती हैं। तो जब पानी उस दिशा में बहकर निकलता है तो वो जगह जल्दी सूखती है और साफ रहती है। तो जिसे हम समृद्धि कह रहे हैं वो असल में स्वास्थ्य और मजबूती का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल, ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मेल है। तो जब प्लॉट सही हो गया तो वही सिद्धांत घर के अंदर भी लागू होते होंगे ना? घर में सबसे ज्यादा स्थिरता की जरूरत शायद घर के मुखिया को होती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है मास्टर बेडरूम का स्थान। हाँ। घर के अंदर आते ही पंच तत्वों का खेल शुरू हो जाता है। मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण बताई गई है। ये पृथ्वी तत्व का जोन है। पृथ्वी तत्व यानी स्थिरता? हाँ, भारीपन, नेतृत्व। इसलिए यह जगह घर के मुखिया के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है ताकि वो घर को स्थिरता दे सकें। और इसका कोई व्यावहारिक पक्ष भी है? मतलब दक्षिण पश्चिम कोना ही क्यों? 2 कारण हैं। पहला, घर का ये कोना आमतौर पर सबसे शांत और निजी होता है, मुख्य दरवाजे और शोर शराबे से सबसे दूर, जिससे आराम अच्छा मिलता है। जी। दूसरा, इस दिशा में दोपहर के बाद की तेज धूप नहीं आती तो कमरा ठंडा रहता है। और एक सलाह और है, इस कमरे में भारी फर्नीचर रखें। अच्छा, जैसे अलमारी या बिस्तर? हाँ, ये उसी पृथ्वी तत्व यानी स्थिरता के सिद्धांत को और मजबूत करता है। सोने की दिशा के बारे में भी एक बहुत आम नियम है कि सिर उत्तर की तरफ रखकर नहीं सोना चाहिए।
इसके पीछे क्या तर्क है? माना जाता है कि इसका सीधा कनेक्शन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। हाँ, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। हमारा शरीर भी एक बायोमैग्नेटिक फील्ड से चलता है। स्रोत बताते हैं कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है। जिससे क्या होता है? नींद में बेचैनी, बुरे सपने या सुबह उठकर थका हुआ महसूस करने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? देखिए, मॉडर्न साइंस ने इस पर कोई निर्णायक शोध नहीं किया है, लेकिन ये वास्तु और योग विज्ञान का एक सदियों पुराना सिद्धांत है। स्रोत इसे एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती। बिल्कुल। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिर दक्षिण या पूल की ओर रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं घर के सबसे ऊर्जावान हिस्से की, रसोई, किचन। इसके लिए दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण को आदर्श बताया गया है। हाँ, क्योंकि ये अग्नि तत्व का स्थान है। रसोई जहाँ खाना पकता है, घर का ऊर्जा केंद्र है। तो आग के तत्व की दिशा में रसोई होना तार्किक है। बिल्कुल। यहाँ तक कि एक और दिलचस्प सुझाव है, खाना बनाते समय मुंह पूर्व की ओर हो, ताकि सुबह की ताज़ी रोशनी किचन में आए। हाँ, ये न सिर्फ मूड अच्छा करती है, बल्कि रोशनी में गंदगी भी साफ दिखती है, तो स्वच्छता बनी रहती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, पानी यानी सिंक और आग यानी स्टोव को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। सुरक्षा इसका पहला पहलू है। पानी की छींटें गर्म तेल या आग पर पड़ सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। लेकिन वास्तु इसे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि तात्विक टकराव भी कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पानी और आग दो विपरीत ऊर्जाएं हैं। इन्हें एक साथ रखने से उस जगह पर जहां घर के लिए पोषण तैयार हो रहा है, वहां एक तरह की ऊर्जा की उथल-पुथल पैदा होती है। मतलब ये उस जगह की शांति को भंग कर सकता है? आसान शब्दों में कहें तो हाँ, दोनों के बीच थोड़ी दूरी रखने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और काम करना भी ज्यादा सुरक्षित होता है। अच्छा, सूत्रों में पूजा घर और शौचालय को लेकर भी बहुत स्पष्ट निर्देश है और ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। हाँ, और ये घर की ऊर्जा को साफ रखने के लिए शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। पवित्र ऊर्जा और त्याज्य ऊर्जा का प्रबंधन। बिल्कुल यही। पूजा घर के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को सबसे पवित्र माना जाता है। ये जल तत्व का स्थान है। सुबह की पहली किरणें भी यहीं आती हैं। ध्यान और शांति के लिए सबसे अच्छी जगह। इसलिए इसे हमेशा साफ सुथरा रखने को कहा जाता है। और शौचालय के बारे में ठीक इसका उल्टा कहा गया है। ईशान कोण में शौचालय की सख्त मनाही है। बिल्कुल, क्योंकि शौचालय एक ऐसी जगह है जहां हम शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, जिसे वास्तु में डिस्पोजल एक्टिविटी कहते हैं। अगर आप घर के सबसे पवित्र ऊर्जा स्रोत पर ही डिस्पोजल जोन बना देंगे तो ये पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूषित कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने पीने के पानी के स्रोत के पास कूड़ादान रख दें। तो शौचालय के लिए कौन सी जगह सुझाई गई है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण दक्षिण पश्चिम जैसे क्षेत्र जो ऊर्जा के निकास के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो ये सिर्फ दिशाओं का खेल नहीं बल्कि घर के अंदर अलग अलग गतिविधियों के लिए सही एनर्जी जोन बनाने का विज्ञान है। बिल्कुल। एक घर तब तक घर नहीं लगता जब तक उसमें ताजी हवा और रोशनी न हो। सूत्रों में उत्तर और पूर्व दिशा में ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां रखने पर बहुत जोर दिया गया है। और इसके भी दोहरे लाभ हैं, एक वास्तु के अनुसार और दूसरा पूरी तरह वैज्ञानिक। वास्तु के अनुसार क्या है? वास्तु के अनुसार पूर्व से सुबह की जीवनदायिनी धूप आती है, विटामिन डी, और उत्तर से सकारात्मक चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। और वैज्ञानिक रूप से? वैज्ञानिक रूप से जब उत्तर और पूर्व में खिड़कियां होती हैं तो ये क्रॉस वेंटिलेशन का एक बेहतरीन सिस्टम बनाता है। हवा एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। और जिस घर में अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती है वहां घुटन, नमी और गंध की समस्या नहीं होती। और आज के समय में इसका एक और बड़ा फायदा है, एयर कंडीशनर का उपयोग कम होता है, बिजली का बिल बचता है और स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। हाँ, ये एक तरह से पैसिव कूलिंग का प्राचीन तरीका है जिसे आज के ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स में फिर से अपनाया जा रहा है। चलिए अब घर के केंद्र यानी ब्रह्मस्थान की बात करते हैं। उसे हमेशा खाली और हल्का रखने की सलाह क्यों दी जाती है? ब्रह्मस्थान आकाश तत्व का स्थान है। आप इसे घर का फेफड़ा या दिल कह सकते हैं। घर का दिल? हाँ, जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वैसे ही घर में ऊर्जा का वितरण ब्रह्मस्थान से होता है। अगर घर का केंद्र ही बंद या भारी सामान से भरा होगा तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। वो पूरे घर में स्वतंत्र रूप से फैल नहीं पाएगी। बिल्कुल। लेकिन छोटे घरों या अपार्टमेंट्स में तो अक्सर सेंटर में ही सोफा या डाइनिंग टेबल रखनी पड़ती है। उस स्थिति में क्या करें? बहुत वाजिब सवाल है। जैसा मैंने पहले कहा, वास्तु संतुलन के बारे में है, कठोर नियमों के बारे में नहीं। ये अलमारी की जगह हल्का सोफा या सेंटर टेबल रखें।
बस उस जगह को अव्यवस्थित ना होने दें। ताकि ऊर्जा का प्रवाह ना रोके। हाँ, और व्यवहारिक तौर पर भी खुला केंद्र आवाजाही को आसान बनाता है और घर को ज्यादा बड़ा और हवादार महसूस कराता है। तो यहाँ पर ये बात फिर से सामने आती है कि वास्तु के सिद्धांत अक्सर व्यवहारिक और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित होते हैं ज्यादातर। लेकिन फिर भी कई लोग वास्तु को केवल एक अंधविश्वास मानते हैं। हमारे स्रोत इस धारणा को सीधी चुनौती देते हैं। चलिए इस भ्रम बनाम वास्तविकता वाले हिस्से पर बात करते हैं। हाँ, इस पर जोर दिया गया है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वास्तु सिर्फ एक धार्मिक हठधर्मिता है जिसमें सिर्फ तोड़फोड़ की जरूरत पड़ती है। हाँ, कि अगर दरवाजा गलत दिशा में है तो दीवारी तोड़वानी पड़ेगी। बिल्कुल, लोग ऐसा ही सोचते हैं। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये वास्तुकला और ऊर्जा का विज्ञान है। ये कोई जादू नहीं है। ये धूप, हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक तत्वों का हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका है, ताकि जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो और मानसिक कल्याण में सुधार हो। इसकी कुंजी संतुलन है, अंधानुकरण नहीं। अच्छे वास्तु सलाहकार तोड़फोड़ की जगह रंगों, पौधों या दर्पणों से भी बड़े फायदे दिला सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि मुख्य संदेश नियमों की एक सख्त सूची का पालन करने के बजाय प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। बिल्कुल सही। आखिर में एक पंक्ति सब कुछ बयां कर देती है जो हमारे स्रोत में भी लिखी है। वास्तु और विज्ञान दोनों का संतुलन ही घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। ये हमें अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, ना कि आंख बंद करके नियमों को मानने के लिए। एक विचार जो इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में रह जाता है वो वास्तु पुरुष मंडल का है। इसमें घर को अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों में बांटा गया है। जी, मैं ये सोच रही थी कि क्या होगा अगर हम अपने घरों को सिर्फ लिविंग रूम, बेडरूम या किचन के रूप में नहीं, बल्कि आराम, रचनात्मकता, पोषण और मेलजोल जैसी अलग अलग गतिविधियों के लिए बने ऊर्जा क्षेत्रों के रूप में देखना शुरू करें। ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बात है। इससे हमारे अपने घरों को देखने और उसमें रहने का नजरिया शायद काफी बदल सकता है।